सभी को नमस्कार। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसका दूसरा नाम क्या है, तुल्य अनुपात का नियम, तुल्य अनुपात का नियम, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एक बात और आपको याद रखनी है कि जब हम इस लॉ की बात कर रहे हैं तो यहां तीन तत्वों की कहानी चलेगी। कहने का मतलब जब भी आपको तीन तत्वों के बारे में बोले तो आप अंडरस्टूड हो, अपने आप समझ जाओगे कि ये किसकी बात कर रहा है, ये व्युत्क्रम अनुपात के नियम की बात कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पर एक चीज लिख देता हूं कि यहां कितने तत्वों की बात होगी, तीन तत्वों की बात होगी, ठीक है। इसको हम सजा भी देते हैं भाई, चलो, क्योंकि ये हमारा मेन पॉइंट है, तो इस चीज को आप याद रखोगे। अब मैं बात क्या बोल रहा हूं आपसे, देखना भाई, नियम को पढ़ो पहले कि जब दो अलग अलग तत्व हैं, दो भिन्न तत्व जो तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। दो अलग अलग तत्व हैं और वो तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से उसके फिक्स वजन के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। तो आगे पढ़ना, तो वे तत्व आपस में भी उसी अनुपात में रिएक्शन करेंगे या सरल अनुपात में संयोग करेंगे। तो जब वो दो अलग अलग तत्व हैं, जब वो आपस में रिएक्शन करेंगे तो या तो उनका अनुपात समान होगा या आपस में वो कैसे होंगे, सरल गुणक होंगे, ठीक है। किस तरीके से होता है ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखना भाई, पहले एक जनरल एग्जाम्पल ले लेता हूं कि आपके पास तीन तत्व हैं ए बी सी, ठीक है। ये तीन तत्व आपके पास रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, यहां से ए बी बना सकता है, बी ए के साथ रिएक्शन करेगा ए बी बन जाएगा, ए सी के साथ रिएक्शन करेगा ए सी बन जाएगा, और बी सी के साथ रिएक्शन करेगा तो बी सी बन जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहां जो तीन तत्व होंगे वो तीन तत्व किस तरीके से होंगे, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स प्रकार के होंगे। पहले तो ये बात आप समझ लो, या आप ऐसे भी बोल सकते हो ए बी, बी सी और सी ए प्रकार के होंगे, ठीक है। कैसे भी बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तत्वों का क्या रहेगा, एक तरीके से क्रम रहेगा, एक तत्व दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ और तीसरा वापस पहले वाले के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो ये चीज भी आप याद रखोगे। अब मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर इस चीज को समझाता हूं, ठीक है भाई, देखना, ध्यान देना। अच्छा, इस नियम की बात करें, ये नियम दिया किसने था, तो एक चीज और याद रखना कि ये रिचटर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। रिचटर नामक वैज्ञानिक ने इस सूत्र को, इस नियम को दिया था, ठीक है। अब देखो, हम तीन तत्व ले रहे हैं और तीन तत्व हमारे कौन कौन से हैं, क्या आपके पास हाइड्रोजन है, कार्बन है और आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है ना। ये तीन तत्व हैं आपके पास। कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CH4 बनाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O बनाएगा और कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा भाई, CO2 बनाएगा। ये हमने तीन अलग अलग तत्व लिए और तीन अलग अलग तत्वों की हमने क्या करवाई, एक दूसरे से रिएक्शन करवाई, तो ये तीन तत्व मिलेंगे। अब मैं आपको इस चीज को भी समझा देता हूं। देखो, पहला तत्व हमारा हो गया, मान के चलो हाइड्रोजन, ठीक है। वाई जो हमारा तत्व हो गया, मान के चलो क्या हो गया, वो ऑक्सीजन, ठीक है। और Z जो हमारा तत्व हो गया, वो मान के चलो क्या हो गया, कार्बन, ठीक है। तो अब देखना, जो तीनों यौगिक हैं वो इसी तरीके के होंगे। पहला तो कौन सा है आपके पास, CH4, दूसरा कौन सा है आपके पास, H2O, और तीसरा कौन सा है आपके पास, CO2। तो देख लो, तीनों तत्व ही आ रहे हैं भैया आपके पास, अलग अलग तो कोई नहीं आ रहा, ठीक है ना। देख लो, X को मान के चलो आपने कार्बन माना है तो ये X हो गया, और Y को आप मान लो हाइड्रोजन, तो ये XY प्रकार हो गया। अब ये तो हो गया आपका, कार्बन को आपने X माना है, ठीक है, और ऑक्सीजन को आपने क्या माना है, Z, तो ये XZ प्रकार का हो गया। आपने हाइड्रोजन को क्या माना है, Y, और ऑक्सीजन को क्या माना है, Z, तो ये YZ प्रकार का हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज आपको पहचाननी जरूरी है कि जो आपके तीनों जो यौगिक होंगे वो किस प्रकार के होंगे, XY, YZ और ZX प्रकार के होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम नियम की। तो हमने क्या बोला कि दो भिन्न भिन्न तत्व तीसरे निश्चित तत्व के साथ अलग अलग क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। यही लिखा है, दो भिन्न तत्व तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ, फिक्स मात्रा, फिक्स वजन के साथ, निश्चित द्रव्यमान के साथ। तो देखो, यहां हम देखें तो कितना है भाई, इसका अगर हम द्रव्यमान का अनुपात निकालें तो एक कार्बन का वजन कितना होता है, एक कार्बन का वजन होता है आपका 12 ग्राम,
हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो एक कार्बन का हो गया 12 ग्राम और 4 हाइड्रोजन का हो गया 4 ग्राम। अगर मैं इसका अनुपात निकालूं तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया भाई 2 ग्राम और एक ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 ग्राम। ठीक है, हमें तीसरे तत्व की क्या करनी होती है, निश्चित मात्रा करनी होती है। लेकिन हम यहां देखें तो एक जगह तो 2 ग्राम है और एक जगह हाइड्रोजन के कितने हैं 4 ग्राम। ठीक है, तो ये अभी हमारा द्रव्यमान निश्चित नहीं है। इसको निश्चित द्रव्यमान बनाने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब 4 तो आपकी क्या हो जाएंगी 4 ग्राम हाइड्रोजन और 2 का गुणा 16 से करोगे तो 32 ग्राम आपके पास क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। यानी ये जो आपका H2S को 2 से गुणा आपको करना पड़ेगा, तब जाके हाइड्रोजन का फिक्स द्रव्यमान होगा कितना 4 ग्राम। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हमने द्रव्यमान फिक्स कर दिया भाई, यहां 4:32 और यहां 12:4। तो ये हाइड्रोजन वाला तो हमारा हो गया फिक्स। चलो भाई नियम की आगे की बात करते हैं। निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं तो वे तत्व आपस में भी उसी अनुपात से या सरल अनुपात में क्या करेंगे संयोजन करेंगे। यानी हम यहां पर कह सकते हैं क्या कि अगर हम इसको काट दें तो देखो, इसको मैं काटूं तो 4 एकम 4 और 12 को मैं क्या कर दूंगा 4 तिया 12। यानी मैं कह सकता हूं कि मेरा 3 भाग जो कार्बन है, 3 भाग जो मेरा कार्बन है वो 1 भाग हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है। अरे इस अनुपात से कह सकता हूं मैं कि जो 3 भाग कार्बन है वो 1 भाग हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, कह सकते हैं हम। इसी तरह हम यहां क्या कह सकते हैं, यहां भी इसको काट दो, 4 एकम 4 और 4 8 32। तो यहां हम कह सकते हैं कि जो 1 भाग हाइड्रोजन है, जो 1 भाग हाइड्रोजन है वो 8 भाग ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा होगा, कह सकते हैं हम इस बात को। ठीक है, तो ये आपस में भी किस भाग में रिएक्शन करेंगे, आपस में ये या तो 3 भाग 8 में रिएक्शन करेंगे या आपस में इनमें क्या होगा एक सरल अनुपात होगा। चेक कर लेते हैं क्या ये आपस में 3 भाग 8 में अभिक्रिया कर रहे हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन कितना है भाई 1 कार्बन का कितना है 12, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 का कितना हो जाएगा 32। तो काट दो, 4 तिया 12 और 4 8 32। तो देख लो भाई, अरे देख तो लो, यहां भी अनुपात कितना आया 3:8 और ये आपस में भी जो इनका अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है 3:8। तो यही क्या है, यही है आपका तुल्य अनुपात का नियम कि या तो ये जो अनुपात है वो कैसा आएगा समान आएगा या आपस में क्या आएगा सरल गुणक आ गया। अब तो एक तो कहानी हमने बात कर ली समान की, अब एक कहानी की हम बात करेंगे जिसमें ये अनुपात समान नहीं होगा, क्या होगा सरल गुणक होगा। सरल गुणक का मतलब आप इतना समझो पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा गुणज हो जाए, जैसे 1:2, 2:1, इस तरीके से अनुपात आए तो आप मानो कि ये क्या है आपका सरल गुणक है। ठीक है, पहले इसको आप लिख लो, फिर मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी बताता हूं। लिख लो भाई, लिख लिया। ठीक है, मैं आपको थ्योरी वे में साफ साफ भी लिखा सकता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखा दूंगा, चलो बढ़िया तरीके से। पहले इसको लिख लो समझने की दृष्टि से। ठीक है, थ्योरी में कैसे लिखोगे, देखो थ्योरी का भी आपको मैं कहानी बता देता हूं। लिख लिया, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें यह अनुपात कैसा होगा, समान नहीं आ रहा होगा, उसको भी चेक करते हैं। चलो अगला एग्जाम्पल देखो। ठीक है, 3 तत्व हैं आपके, पहला कार्बन, दूसरा आपका हो जाता है ऑक्सीजन और तीसरा हो जाता है सल्फर। ये तीनों क्या कर रहे हैं भाई, एक तरीके से अभिक्रिया दर्शा रहे हैं। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना सकता है, यहां हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। और कार्बन सल्फर से रिएक्शन करके बनाएगा कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, देखो CH2। अब हम देखते हैं कि एक तत्व का तो हमें निश्चित द्रव्यमान करना है, तो यहां तो देखो निश्चित द्रव्यमान ही है। 2 ऑक्सीजन का यहां भी कितना होगा 32 ग्राम और 2 ऑक्सीजन का यहां भी कितना होगा 32 ग्राम। तो तीसरे तत्व ऑक्सीजन का द्रव्यमान फिक्स हो गया भाई, निश्चित हो गया ना। अब जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान है उनको देख लेते हैं, भिन्न भिन्न द्रव्यमान देख लेते हैं। भिन्न भिन्न द्रव्यमान किसका है, कार्बन और सल्फर का। कितना है भाई, कार्बन का एक का होता है 12, मैं यहां लिख देता हूं, एक कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16 और एक सल्फर का कितना होता है 32 ग्राम। ठीक है, मैंने आपको एक वीडियो भी बना रखी है जिसमें मैंने जितने भी आवर्त सारणी में पूरे तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांक मैंने दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको ऊपर आई बटन पे दे देता हूं उसकी लिंक और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है भाई, तो आपको जितने भी तत्व है ना उसकी आपको क्या मिल जाएगी, उसके परमाणु भार क्या है वो आपको पता चल जाएगा।
पेज भी दे रखा है मैंने, उसको आप डाउनलोड भी कर लेना, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। सल्फर, सल्फर कितना है भाई 32, तो हम 32 रख देते हैं। अब इसका जब हम अनुपात निकालेंगे तो अनुपात क्या आएगा इसका, 4 से ये गया और 4 8 32, 4 तिया 12 और 4 8 32, जो अनुपात आया वो कितना आया 3:8। यानी हम कह सकते हैं यहां से अगर मैं अनुपात निकालूं तो निकाल लो, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकाल सकते हो आप। कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का 1 का 16, 2 का 32, तो यहां कितना जाएगा 3 भाग 8 बार, यहां 3 भाग और ये 8 भाग से रिएक्शन कर रहा है। यहां अगर मैं बोलूं तो 1 सल्फर का कितना 32, 2 ऑक्सीजन का भी कितना 32, तो अनुपात क्या आएगा 1:1, यानी 1 भाग सल्फर और 1 भाग किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से। तो यहां रिएक्शन किस अनुपात में करनी चाहिए थी, 3:1 में, ठीक है। जैसे हम निकाल रहे हैं कार्बन और 2 सल्फर का, तो 1 कार्बन का 12, 2 का कितना हो जाएगा 64, 1 का 32 है, तो 2 सल्फर का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। काट दो भाई इसको, काटो 3 4 से काट दो, 4 तिया 12 और ये कितनी बार कटेगा 16 बार कटेगा। तो देखो अनुपात क्या समान आया क्या इन दोनों का, क्या अनुपात इनका समान आया, नहीं आया। तो हम क्या कहेंगे, जब अनुपात समान नहीं है तो वो कैसे होंगे, आपस में सरल अनुपात में होंगे, यानी आपस में एक दूसरे के सरल गुणक होंगे। तो सरल अनुपात कैसे निकालोगे, 3 का भाग 3 में 2 कितनी बार गया, कितनी बार गया 1 बार, ठीक है। 16 का भाग 8 में 2, 16 का भाग जब आप 8 में दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखो इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हो। 3:8 का मतलब क्या है, 3/8 बराबर 3/16। इससे सरल गुणक चेक कर लोगे। अब क्या कर दो, कर्ण गुणा कर दो। 3 गुणा क्या हो गया 16 बराबर 8 गुणा क्या हो गया 3, तो 3 से तो 3 गया, 8 से हो गया 1 और ये हो गया आपका 2। यानी जो अनुपात यहां पर आएगा, जो अनुपात निकल के आएगा वो कौन सा निकल के आएगा भाई, 2:1। और मैंने आपको अभी अभी बताया कि 2:1 हो, 1:2 हो, ये सारे आपके किस में आते हैं, सरल गुणक में आते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी डायरेक्ट भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 का 3 में दिया कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और 8 का 16 में दिया कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो, या मैंने आपको ये अनुपात लेके बराबर में रख के तरीका भी बता दिया किस तरीके से आपको सरल गुणक चेक करना है, ठीक है। तो यहां ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मैंने अभी आपको थ्योरेटिकल बताया है। अब मैं आपको कुछ इसके न्यूमेरिकल भी बताता हूं जो प्रीवियस एग्जामों में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। लिखो इसको, पहले लिख लो भाई, वीडियो को पॉज करके लिख लो। लिख लिया, चलें आगे देखना। अब बात करते हैं हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चन की, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं और ये रूल हमने लिख ही रखे हैं, इनसे हम समझ लेंगे, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए, आप साथ साथ लिख लोगे चाहे भले ही, या आप वीडियो को पॉज करके एक साथ करके भी लिख सकते हो। क्वेश्चन, निम्न में से तुल्य अनुपात नियम की व्याख्या करता है, ठीक है, करता है। अब आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं और आपको बताना है कि इन ऑप्शनों में से कौन तुल्य अनुपात के नियम की व्याख्या करेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन देखना, PCl3, HCl और है आपका HBr। दूसरा ऑप्शन देखना, दूसरा ऑप्शन है आपका PH3, P2O5 और P2O3। तीसरा ऑप्शन है आपका ऑप्शन C, PH3, P2O5 और H2S। ऑप्शन डी है आपका PH3, P2O3 और H2O, ठीक है। ये आपके लिए मैंने 4 एग्जाम्पल, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा तुल्य अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले कहानी देखोगे 3 तत्वों की, तो हर एक में 3 तत्व आ रहे हैं, फास्फोरस, क्लोरीन, हाइड्रोजन, 3 अलग अलग तत्व हो गए। फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 अलग अलग तत्व हो गए। फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 अलग अलग तत्व हो गए। अरे यहां तो 4 भी आ गया, सल्फर भी आ गया, तो ये तो करेगा ही नहीं, पहला ही कट गया भाई, कि यहां तो 4 तत्वों की बात हो रही है, 4 तो होते ही नहीं है, 3 तत्वों की बात होती है, ठीक है। यहां फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, यहां भी 3 तत्वों की बात हो रही है। अब मैंने क्या बताया आपको, जो तत्व होंगे वो XYYZ ZX प्रकार के होंगे। तो पहले चेक कर लो, हम फास्फोरस को मान लेते हैं भाई, फास्फोरस है हमारा X, और क्लोरीन हमारा हो गया Y, ठीक है, और हाइड्रोजन हमारा हो गया Z, ठीक है। तो PCl मिल रहे हैं मतलब XY प्रकार का है, ठीक है। HCl मिल रहे हैं मतलब YZ प्रकार का है, ठीक है। HBr, अरे Br आ गया अलग तत्व, 4 तत्वों की कहानी हो गई, ये भी नहीं होगा, ठीक है।
आ जाओ भाई ऑप्शन सी पे आ जाओ, ठीक है। फास्फोरस माना है x, हाइड्रोजन माना है हमने, अच्छा यहां ऑक्सीजन है तो चलो इस ऑक्सीजन को रख दो, ऑक्सीजन को हमने y मान लिया। पीएच3 हमारा हो गया x और z प्रकार का, XZ हो गया ये, ठीक है। और P2O5 P और ऑक्सीजन ये हमारा हो गया XY प्रकार का, चलो ये भी ठीक है। फिर ये वापस से फास्फोरस और ऑक्सीजन ये भी कौन सा हो गया, XY प्रकार का। तो देखो XY कितने आ गए, 2 बार आ गए। मैंने क्या बताया आपको, XY YZ ZX प्रकार का होगा, तो ये भी हमारा तुल्य अनुपात के नियम की व्याख्या नहीं करेगा। बचा कौन सा, ऑप्शन सी, तो हमारा ऑप्शन डी, तो हमारा यही क्या होगा आंसर। चेक भी कर लेते हैं। फास्फोरस को माना है X, हाइड्रोजन को माना है आपने Z, तो ये XZ प्रकार हुआ। फास्फोरस को माना X, ऑक्सीजन को माना Y, ये XY प्रकार का हुआ। हाइड्रोजन को माना Z, ऑक्सीजन को माना आपने Y, तो ये YZ प्रकार हुआ। तो देख लो XY YZ और ZX तीनों प्रकार हो गए आपको, XY YZ ZX। अब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ZY आ गया, अरे कैसे भी आए, हमें कुल मिला के Y और Z चाहिए। तो ये XY प्रकार का, ये YZ प्रकार का, ये ZX प्रकार का, और यही हमारा क्या है, तुल्य अनुपात के नियम की व्याख्या करेगा। ठीक है, लिख लो आप इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है भाई कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, लिखो, लिख लिया, चलें आगे। यूं ही चला चल रहा ही, चलो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, आपको बढ़िया सा न्यूमेरिकल दूंगा, केरला पीएमटी एग्जाम में आपको पूछ भी रखा है। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करोगे, देखना भाई, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन पीएमटी केरला में आपको पूछा था 2011 में। ठीक है, देखना भाई, क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए। निम्न में से कौन सा सेट तुल्य अनुपात के नियम की सही से व्याख्या करता है, सही से व्याख्या करता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रहा है और पूछ रहा है आपसे कि कौन सा ऐसा सेट है जो तुल्य नियम के अनुपात की क्या करेगा भाई, व्याख्या करेगा। ठीक है, ऑप्शन लिखता हूं आपके लिए, देखना भाई। पहला ऑप्शन P2O3, PH3 और H2O, ये हो गया आपका पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखना P2O5, PH3, H2। तीसरा ऑप्शन देखना ऑप्शन 3 N2O5, NH3, H2O। ऑप्शन 4, ठीक है, चौथा ऑप्शन देखो NO2 या N2O, NH3 और H2, ये आपको दे रखे हैं उसने ऑप्शन। ठीक है, हर एक में देखोगे तो हर एक में XY YZ ZX प्रकार का क्या बन रहा है, सेट बन रहा है भाई। ठीक है, तो ये XY YZ ZX से तो हो नहीं सकता, क्योंकि हर एक में देख लो 3 तत्वों की बात हो रही है, 1, 2 और हाइड्रोजन 3। फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3। हर एक में 3 तत्वों की बात है, कहीं चौथा तत्व नहीं है। और अनुपात भी सबका चेक करोगे आप तो XY YZ ZX प्रकार के ही सेट बनेंगे। तो अब इसमें अपन इससे आंसर लगा नहीं सकते। अब अपन को चेक करना पड़ेगा नियम से कि किसका अनुपात आ रहा है समान। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो सबसे पहले आप चेक करोगे जिसका अनुपात समान आ रहा है वही हमारा तुल्य नियम के अनुपात की क्या कर रहा होगा, व्याख्या। तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि किसमें सरल अनुपात, पहले अनुपात समान किसमें मिल रहा है। जब आपका अनुपात समान नहीं मिले तो अब आप किस पर जाओगे, सरल अनुपात पर। ठीक है, पहले किस ऑप्शन को टिक करोगे, जिसमें आपके अनुपात कैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। ठीक है भाई, इस बात को याद रखना। तो मैं पहले वाले ऑप्शन को पहले चेक कर लेता हूं एक बार। ठीक है, देखो भाई यहां बना रहा हूं मैं इसको। कौन कौन से तत्व हैं हमारे पास, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, चलो हाइड्रोजन यहां, फास्फोरस को यहां रख दिया, ऑक्सीजन को यहां रख दिया। फास्फोरस हाइड्रोजन से रिएक्शन करके एक बार तो क्या बना रहा है, PH3 बना रहा है। फास्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, P2O3 बना रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। जैसा हमको ऑप्शन में दिया है वैसा ही हमने रखा है। अब मैं आपको द्रव्यमान भी लिख देता हूं। फास्फोरस का एक का द्रव्यमान होता है 31 ग्राम, ऑक्सीजन का आपको बता ही दिया 16 ग्राम, और हाइड्रोजन का कितना होता है, एक का 1 ग्राम। ठीक है, तो यहां मैं अगर अनुपात निकालूं इस जगह, देखना भाई, तो यहां फास्फोरस 2 है, यहां देखो फास्फोरस कितने हैं, 2, यहां 1 है। तो तीसरे तत्व का तो हमें क्या करना होता है, निश्चित द्रव्यमान। यही तो हमारा स्टेटमेंट है कि तीसरे तत्व का आपको क्या करना है, निश्चित द्रव्यमान करना है।
तो यहां अगर 2 फास्फोरस लिए तो हमें यहां भी कितने फास्फोरस लेने पड़ेंगे? 2, तभी तो होगा इसका द्रव्यमान निश्चित। ठीक है, तो हमने यहां भी 2 फास्फोरस ले लिए, तो हाइड्रोजन हमारे यहां कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो देखो यहां हमने जब 2 फास्फोरस लिए हैं तो देखो 2 फास्फोरस का वजन कितना होगा? 1 का 31, तो 2 का कितना हो जाएगा? 62, और हाइड्रोजन का 6 का कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, यही होगा भाई, 2 का गुणा हो गया 3 से, तो 6 हाइड्रोजन हो गए। यहां बात करूं तो 2 फास्फोरस हैं, 2 फास्फोरस का कितना होगा? 62, और 3 ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48। ठीक है, 48 हो गया। तो हम यहां पर फास्फोरस का तो द्रव्यमान निश्चित है, इसकी तो बात हम करते नहीं है। जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान है उसको हम देखते हैं। भिन्न द्रव्यमान कौन है भाई? कौन है भैया आपका? हाइड्रोजन, और यहां कौन है? ऑक्सीजन। तो भिन्न भिन्न द्रव्यमान देख लेते हैं हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का कितना है? 6, ऑक्सीजन का कितना है? 48। ठीक है, और आपस में संयोग करने वाले का भी अनुपात देख लेते हैं। आपस में संयोग अनुपात में क्या कर रहे हैं? पहले ये H2O, इसका भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम, 1 ऑक्सीजन का 16 ग्राम। काटो भाई इसको, काटने पर देख लेंगे क्या अनुपात समान आ रहा है। किससे काटें इसको? 6 से कट जाएगा क्या? 2 से ही काट दो पहले, 2 तिया 6। इसको काटो, कितनी बार कटेगा? 24 बार। ठीक है, और कट सकता है? हाँ भाई, 3 से कट सकता है। 3 एकम 3 और 3 8 24, यानी अनुपात क्या आया? 1:8। इसको काट दो, 2 एकम 2 और 2 8 16। ठीक है, तो देख लो क्या अनुपात समान आ गया दोनों का? आ गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, पहले हम चेक कर लेते हैं वे तत्व आपस में भी रिएक्शन करेंगे तो उसी अनुपात में संयोग कर रहे हैं क्या? हाँ भाई, ये भी 1:8 में संयोग कर रहा है, ये भी 1:8 में संयोग कर रहा है, और इसी से हमारे किसकी व्याख्या हो गई? तुल्य अनुपात के नियम की व्याख्या हो गई। ठीक है भाई, तो मैंने आपको पहले ये बताया, इसको पहले आप लिखो, फिर आगे बात करता हूं। लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए आराम से। लिख लिया? चलें आगे। चलो ठीक है, अब आगे जो आपका लास्ट नियम बचा है भाई, छोटा सा है, गैसीय आयतन का नियम, उसको आप हेडिंग लगाओगे नियम नंबर 5, जो है आपका गैसीय आयतन संबंधी नियम। ठीक है, हेडिंग लगाओ गैसीय आयतन संबंधी नियम। ठीक है, और ये मैंने आपको बता भी रखा है भाई, किसने दिया था ये बताओ? प्रीवियस क्लास में बताया था ना, किसने दिया था भाई? गे लुसैक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, इसको सजा भी देते हैं, ये काम हमारा पहले है भाई। ठीक है, चलो, गे लुसैक ने इसको दिया। अब इसका स्टेटमेंट क्या है भाई? स्टेटमेंट देख लो, समान ताप व दाब पर, समान ताप व दाब पर गैसें सदैव सरल अनुपात में संयोग करेंगी। सरल अनुपात का मतलब वही 1 2 3 आपको बताया ना, सरल अनुपात में संयोग करती हैं यदि उत्पाद भी गैस हो तो उनका अनुपात भी या उसका अनुपात भी क्रियाकारी गैसों के सरल अनुपात में होगा। क्रियाकारी गैसों के सरल अनुपात में होगा। ठीक है, देखो भाई, सीधा सीधा स्टेटमेंट है कि जब आपका टेम्परेचर फिक्स है और आपका प्रेशर फिक्स है, यानी एसटीपी कंडीशन ले ली, एसटीपी या एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, जब आपका ताप और दाब का मान कैसा हो? समान हो। ठीक है, तो जो गैसें हैं वो आपकी सदैव सरल अनुपात में रिएक्शन करेंगी, और अगर आपका जो उत्पाद बन रहा है वो भी अगर गैस है तो उसका अनुपात भी किसमें होगा भाई? सरल अनुपात में होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, और दोनों मिलकर आपको पता है क्या बनाएंगी? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, HCl गैस बनाएंगी। ठीक है, ये भी गैस है,
ये भी गैसीय प्रावस्था में, और जो उत्पाद हमको मिलता है वो भी किस प्रावस्था में मिलता है, गैसीय प्रावस्था में। तो इन्होंने क्या बोला कि गैसें सदैव सरल अनुपात में रिएक्शन करेंगी, और अगर बनने वाला उत्पाद भी आपको गैसीय मात्रा में मिल रहा है, गैसीय कंडीशन में मिल रहा है, तो उसका अनुपात भी कैसा होगा, सरल अनुपात में होगा। यानी हमको पता है इसके कितने मोल रिएक्शन कर रहे हैं, 1 मोल। यहां भी मोल कहां देखना है, स्टोइकियोमेट्री कहां देखनी है आपको, आगे। यहां कुछ नहीं लगा तो इसका भी कितना मोल रिएक्शन कर रहा है, 1 मोल रिएक्शन कर रहा है। और यहां इसके कितने मोल HCl के बने हैं, 2 मोल HCl के बने हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो सरल अनुपात होगा, इनका जो सरल अनुपात होगा वो क्या होगा बच्चों, इनका सरल अनुपात होगा 1:1:2। ठीक है, समझ गए। ये हो गया आपका गैसीय आयतन संबंधी नियम। ठीक है, तो इसको एक बार लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना काफी। आज आपने बड़े इंपॉर्टेंट लॉ पढ़े हैं भाई, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ आपका गैसीय आयतन संबंधी नियम। तो दोनों नियम को अच्छे से पढ़ोगे, कहीं कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछोगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके आप जरूर जाओगे, ये तो मुझे पता ही है। ठीक है, चलो आगे की क्लास के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूं। जो हमने डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी है, जो परमाणुवाद का सिद्धांत है, और थोड़ी जो एवोगाद्रो के हाइपोथेसिस वगैरह हैं, जो एवोगाड्रो नियम है, उसको हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो आपका कंपटीशन एग्जाम, या मैं बोलूं कि आपकी 11th क्लास में भी पढ़ रहे हो, तो वहां भी एग्जाम के नजरिए से जो इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। ठीक है, उसको लेने वाले हैं, काफी सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम साथ में। ठीक है, तो बस हमारे साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।